हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट वाइवा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स एंड कुछ आइडियाज मैं आप सबको बताऊंगा जिसके हेल्प से आप अपने वाइवा का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। आप सबको पता है बीसीए एंड एमसीए का प्रोजेक्ट का वाइवा होने वाला है। आप सबके मन में कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में क्वेश्चन होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए, क्या वाइवा लेने वाली पूरी एक टीम हमारे सामने बैठी होती है, क्या सॉफ्टवेयर को रन करके दिखाना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके मन में होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये माइंड करना है कि वाइवा का कोई सिलेबस नहीं होता, यानी कोई पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर बुक डिफाइन नहीं किया हुआ है जिसको आप पढ़ के जाए और आपका वाइवा उसी चैप्टर या बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ये प्रोजेक्ट से आ सकता है, लैंग्वेज से आ सकता है, टूल से आ सकता है। यानी जो टॉपिक आपने बनाया उससे रिलेटेड हो सकता है, उसमें जो आपने लैंग्वेजेस या टूल्स आपने यूज किए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से भी पूछा जा सकता है। अदर सब्जेक्ट यानी जो आपने बीसीए एमसीए में जो आपने स्टडी किया है वो किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब्जेक्टिव और डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट से सिर्फ फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो टीचर ये समझ लेते हैं कि ठीक है, आपको फंडामेंटल नॉलेज है और आपका वाइवा ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आपका वाइवा होगा वो 1 to 1 होगा। यानी आपसे वाइवा लेने वाले जो एक ही टीचर होंगे, यानी 1 to 1 आपके सामने एक टीचर बैठे होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर करना होगा। टीम नहीं होती, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि पूरी एक टीम बैठी होगी। तो देखिए, इस लेवल का वाइवा नहीं होता। 1 to 1 एक पर्सन बैठे होंगे, उनके पास आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा जो आपने सबमिट किया हुआ है ऑलरेडी, और उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं कि ये 4 to 6 क्वेश्चन वो पूछते हैं। यदि आपने 4 to 6 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया है कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो वाइवा ठीक ठाक माना जाता है और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने यदि एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया तो आपका वाइवा फेल माना जाता है। और इस चीज को आप नोट कीजिए कि यदि आप वाइवा फेल होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में भी फेल माना जाता है। यानी फिर से दोबारा आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ेगा, फिर वाइवा सबमिट करना होगा, और इग्नू वाले इसके लिए भी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया वो सफिशिएंट नहीं है, अब आपको वाइवा भी ठीक ठाक देना पड़ेगा। यानी आपने वाइवा सही दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। कई बार वाइवा आपका अच्छा नहीं गया तो ये समझिए कि आपके प्रोजेक्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वाइवा फेल का मतलब है प्रोजेक्ट में भी फेल माना जाएगा। हो गया ये पॉइंट क्लियर आप सबको? चलिए, तो अब देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप ये जो भी टॉपिक आपने बनाया है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, डिटेल आपके पास होना चाहिए। जनरली वो आपसे पूछते हैं सबसे पहले कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ये बताइए। तो आपको विदाउट हेजिटेशन अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 1 पैराग्राफ बोलना पड़ेगा। आपने जो भी टॉपिक बनाया है, सपोज कीजिए कि आपने एक बाइसिकल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर का जो मेन इंट्रोडक्शन आपने लिखा होगा अपने सिनॉप्सिस में, प्रोजेक्ट में, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आपको देके बोलना है, जस्ट वहां पे समझा देना है। आपका जो वाइवा का लिटरेचर होगा वो इंग्लिश और हिंदी हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वाइवा को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आइडियाज है वो होना चाहिए। वहां पे आप जैसे सपोज भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो निगेटिव जाता है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया और आपको प्रोजेक्ट का बेसिक चीज ही नहीं पता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है ये आपको बताना है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन किए होंगे, जनरली एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका जो प्रोसेस वर्क होगा वो फास्ट होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ऐसा मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जो आपने सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट में लिखा था लाइन बाय लाइन आपको याद करके जाना है और बताना है। ऐसा नहीं है, वो आपको वहां पे समझा देना है कि आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में आपने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा।
SRS क्या होता है आप सबको पता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको स्टडी करके जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट, आपने जो लैंग्वेजेस यूज किया हुआ है, आप सबने अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस आप लोगों ने यूज किया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। आपने बैकएंड क्या यूज किया है, फ्रंट एंड यूज किया है, क्या किया है, एंड अदर टूल्स। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आपने यूज किए होंगे, उसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने जावा लैंग्वेज यूज किया है, तो जावा लैंग्वेज का जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि उन्होंने पूछ लिया कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, और ऐसे बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं, तो सॉरी, आपका वाइवा निगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वो लैंग्वेज यूज किया है और उस लैंग्वेज का बेसिक रूल आपको नहीं पता है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो लैंग्वेजेस और टूल्स आपने यूज किए हुए हैं, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ के जाइए। खासकर जो बैक एंड और फ्रंट एंड आपने यूज किए होंगे, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, प्रोसेस मॉडल। हम लोग पढ़ते हैं मॉडल, आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव मॉडल। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में इसमें से कोई ना कोई मॉडल यूज किया होगा। यदि कोई भी मॉडल आपने डिफाइन नहीं किया होगा, तो बाय डिफॉल्ट वाटरफॉल मॉडल ही माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, उसी को आपको आंसर करना है। वहां पर आपसे पूछा जाता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है या सॉफ्टवेयर पैराडिग्म क्या है, तो आपको इसमें से जो भी मॉडल आपने यूज किया है वो आपको बताना है। अब सपोज कीजिए आपने वाटरफॉल मॉडल यूज किया है, तो इसके सारे फेजेस पता होना चाहिए। सपोज आपने स्पाइरल मॉडल यूज किया है, तो इसके फेजेस आपको वहां पता होना चाहिए। यदि इसमें आप निगेटिव आंसर देते हैं, तो आपका वाइवा निगेटिव माना जाता है। तो याद रखिए, आपने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाटरफॉल मॉडल आपने यूज किया है। इनकेस किसी ने नहीं लिखा है, प्रोसेस मॉडल आपने डिफाइन नहीं किया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो आप बाय डिफॉल्ट वाटरफॉल मॉडल प्रिपेयर करके आप जा सकते हो वाइवा के लिए। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दो तरह के टेक्निक जनरली हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा बीसी और एमसीए का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये दो तरह के टेस्टिंग है। आप सबने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, आप डेफिनेशन नहीं दे पाते हो तो आपको समझा देना है, एग्जाम्पल से आप समझाइए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। आप सबको पता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जनरली लॉजिक को टेस्ट किया जाता है, यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है उसको लॉजिक पता होता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टर को लॉजिक नहीं पता होता है, वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे फोकस करता है, यूजर की रिक्वायरमेंट पे के ऊपर फोकस करता है। चलिए, ये आप लोग स्टडी कर लेना, जो आपका स्टडी मटेरियल है, बुक्स है वहां से, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी लेंदी हो जाएगा ये। तो इस वजह से आप अपने बुक या नोट से इसको स्टडी करके जरूर जाइए। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, टेस्टिंग लेवल्स एंड टेस्ट केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट केसेस आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछेंगे। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होगा टेस्ट केसेस, तो पूछते हैं कि टेस्ट केसेस आपने क्या क्या लिखा है। एक दो का एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। ये भी आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखकर आप इसको याद कीजिए कि आपने क्या क्या टेस्ट केसेस लिखा है। यदि आपने नहीं लिखा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपने डॉक्यूमेंटेशन में इस चीज को मेंशन नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए, वो आप एक टेस्ट केसेस की क्वेश्चन आप देख लो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले सब्जेक्ट से, और वहां से एक सैंपल आप तैयार कर लीजिए। अपने टॉपिक के ऊपर जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग एक टेबुलर फॉर्मेट में टेस्ट केसेस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपने वहां नहीं बनाया, कोई बात नहीं, वाइवा में वो पूछते हैं तो वहां भी आप बता देते हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जो टेस्टिंग लेवल्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं। लेवल्स आपने पढ़ा होगा, यानी सबसे पहले यूनिट टेस्ट किया जाता है, फिर मॉड्यूल टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग,
सिस्टम टेस्टिंग और फाइनली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर अल्फा एंड बीटा दो तरह के टेस्टिंग होते हैं जो यूजर जब सॉफ्टवेयर को यूजर के हैंड ओवर किया जाता है तो उस समय इस तरह के टेस्टिंग होते हैं, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। इसके बारे में भी आप डिटेल्स जरूर पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और टेस्ट केसेस को तो जरूर आप फॉलो करना, इसको देखना। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एडवांस टूल्स की तरफ आते हैं। ये कॉमन टॉपिक है जो लगभग हर तरह के प्रोजेक्ट में पूछा जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन टूल मैंने इसका नाम दिया है। ये आपके डीबीएमएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। ईआरडी आप सबने पढ़ा होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईआरडी का डेफिनेशन या इसका कंपोनेंट पढ़ के जाना है। आपने जो प्रोजेक्ट में ईआरडी यूज किया है उसकी भी स्टडी होनी चाहिए, यानी उसमें कितने टेबल्स आपने बनाए हैं, कौन से टेबल्स के बीच क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप भी आपको याद करके जाना है। वो जनरली वहां से पूछेंगे कि सपोज आपने अपने प्रोजेक्ट में एक कस्टमर और ऑर्डर का टेबल बनाया है, तो इसके बीच कौन सा रिलेशन है, 1 to 1 है, 1 to many क्यों बनाया आपने, ऐसे रीजन भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको ईआरडी जो आपने अपने टॉपिक में बनाया है वो उसके वर्किंग आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी जनरल टॉपिक तो आना चाहिए, ईआरडी क्या है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, लेकिन आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ईआरडी आपने बनाया है उसके फीचर्स फंक्शंस को भी क्लियरली आपको बताना पड़ेगा यदि वो पूछते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीएफडी भी आपने बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट में, डेटा फ्लो डायग्राम आप सबने यूज किया होगा। आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफर करता है या प्रोसेस करता है, इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी आपने बनाया होगा। तो ये जनरल डेफिनेशन नहीं इसका, आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डीएफडी बनाया होगा उसके फंक्शनलिटी को वहां पर समझाना पड़ेगा। देखिए एक और चार्ट है स्ट्रक्चर चार्ट। देखिए ये ऑप्शनल होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं भी बनाया होगा आप सबने, लेकिन ये दो पार्ट तो कंपलसरी है, सबने बनाया होगा। स्ट्रक्चर चार्ट वो प्रोजेक्ट टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने बनाया है या नहीं बनाया है। यदि आपने अपने प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर चार्ट बनाया होगा तो इसकी भी आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डीआरडी और डीएफडी है, इस पे फोकस करना चाहिए। ये है हमारा फंक्शनल ओरिएंटेड मॉडलिंग में ये यूज किया जाता है, यानी जो मेथड प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच आपने यूज किया है तो उसके लिए ये कंपलसरी है। यदि हमने उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज किया है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं, तो इसके लिए क्लास डायग्राम भी हो सकता है। देखो ये रिक्वायर्ड है तभी होगा, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोग चेक कीजिए अपने प्रोजेक्ट में यदि आपने क्लास डायग्राम बनाया है तो उसकी भी स्टडी करना है, उसमें भी जो रिलेशन है उस चीज को आपको देखना है। यूज केस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज केस डायग्राम आप सबने पढ़ा होगा कि जो यूजर्स की एक्टिविटी है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसकी भी फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये भी आप पढ़ के जाइए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सबका? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। आप देख लो, आप सबको पता होगा जो एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं क्या होता है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। मुझे अभी याद आया इसमें आप एक बार एक स्टूडेंट से पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं दिया, तो फाइनली टीचर ने पूछा कि आप एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताओ। एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी उस स्टूडेंट ने नहीं बताया, तो क्या करना चाहिए? फेल करना चाहिए। ऑफ कोर्स कल को आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी फेल कर देंगे ऐसे स्टूडेंट को जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म नहीं बताएगा। कहने का मतलब है कि बेसिक क्वेश्चंस का आंसर तो आपको देना ही चाहिए। चलिए तो इसमें आप डेटाबेस से डीडीएल कमांड पता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इन सब के एटलीस्ट दो दो तीन तीन कमांड आप एग्जांपल जरूर पढ़ के जाएंगे डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड के। और क्योंकि वहां से पूछा जा सकता है, जैसे पूछ सकते हैं कि डीएमएल का एक कमांड बताओ, डीसीएल का एक कमांड बताओ। नॉर्मलाइजेशन आपने यूज किया है, नॉर्मलाइजेशन देखो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में जो यूज किया होगा वो आप सबको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए और एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मलाइजेशन आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, आप डेफिनेशन याद नहीं है तो एग्जाम्पल तैयार रखिए, एग्जाम्पल के साथ उनको समझा सकते हैं। डेटाबेस में बहुत सारे कीज होते हैं, आप सबको पता है, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, सुपर कीज, कैंडिडेट कीज, ऑल्टरनेट कीज, यूनिक कीज। तो ये सारे कीज एंड कंस्ट्रेंट्स आप ध्यान रखिए। डेटाबेस के कंस्ट्रेंट्स पे मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप याद रखिए। डेटाबेस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे नॉट नल,
यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो ये कंस्ट्रेंट्स भी आप सबको याद रखना चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे काम करता है ये भी आपको स्टडी करना है। आपके बीसीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीसीए का जो डीबीएमएस का सब्जेक्ट होगा एमसीएस 23 उसके सेकेंड ब्लॉक के लास्ट चैप्टर में ये दिया होगा टॉपिक, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है आपका कोडिंग। देखिए यहाँ पर कोडिंग में आप सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपने खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा, आपने कहीं से परचेज किया होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने खुद बनाया होगा उनको तो पता ही होगा, वो कोडिंग कर सकते हैं। बिना देखे हुए आपको कोडिंग करना है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, टीचर क्या करते हैं, वो कोई भी सेक्शन दे देते हैं आपके सॉफ्टवेयर के कोडिंग और वो कहते हैं इसकी कोडिंग करके बताओ। जैसे उन्होंने कनेक्टिविटी दे दिया, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, कोडिंग करके बताओ। तो ऐसा नहीं कि वो पूरी पेज कोडिंग करना होता है, वो एक्चुअली आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि आपने लिखना स्टार्ट किया है और आपने राइट कर दिया एक लाइन की कोडिंग बिल्कुल परफेक्टली, तो मान लिया जाता है कि आपका वाइवा वहीं पे सक्सेसफुल हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो जिन्होंने खुद कोडिंग किया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास तो कोड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, वो कोडिंग कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने कोडिंग खुद नहीं किया होगा, आप लोग क्या करो कि 3-4 जो सेक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी कोडिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना चाहिए। जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे काम करता है, जो एसक्यूएल क्वेरीज है वो कैसे, यानी इसकी कोडिंग आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है और ये कोडिंग आपको प्रैक्टिस कर लेना है बार बार। वहां पे लिखवाते हैं, कई बार आपके सामने टीचर बैठे होंगे और वो टीचर आपसे कहते हैं कि ठीक है कनेक्टिविटी की कोडिंग करके बताओ। ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। ऑनलाइन में भी आपसे कहा जा सकता है कि कैमरे के सामने आप लिख के बताइए, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, या कई बार वो कहते हैं कि आंख बंद करके और आप इसका आंसर दो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी अपने दीवार पे लिख लेते हैं कोडिंग, इंपॉर्टेंट कोडिंग, और वो सामने देख के बोलते रहते हैं। तो टीचर वो कहते हैं कि आंख बंद करो और फिर आंसर बताओ। तो आप अलर्ट रहिए इस बार। ठीक है, चलिए तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, कुछ आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं कैसे आंसर करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो टीचर्स आपके वाइवा लेते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट का वो स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे। सपोज आपने सी शार्प में बनाया तो वाइवा लेने वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सी शार्प के टीचर होंगे। आपने जावा में बनाया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जावा के टीचर होंगे। तो कई बार हमारे मन में डर होता है कि जो सामने बैठा हुआ है वो जावा के एक्सपर्ट है, मैंने जावा में बनाया है, तो जो आपकी नॉलेज है वो पहले से ही आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है डर के मारे, क्योंकि आप डर जाते हैं कि वो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और आप घबराहट में अपनी नॉलेज भी भूल जाते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं मानिए, आप ये मान के चलिए, हमेशा मन में ये रखिए कि जो सामने पर्सन बैठा हुआ है वो मेरे सब्जेक्ट के नहीं है, और उसको फिर उस हिसाब से आपके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे आंसर दे सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, और ऐसा होता भी है बिल्कुल। अब सपोज इग्नू में जो एक रीजनल सेंटर में वाइवा लेने वाले 5 टीचर है और कम से कम 20-25 लैंग्वेजेस हैं जो दिया हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं। तो अब वो ऐसा नहीं है कि वो जो टीचर है वो सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हाँ वो बेसिक चीज, जो बेसिक नॉलेज होगा वो उनके पास जरूर होता है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपका जरूर टेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो फंडामेंटल चीजें हैं उसको आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए, तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के मेरे हिसाब से 3 लेवल्स होते हैं। यानी पहले, सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपने क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो थोड़ा अपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, यानी हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं। तो सपोज इसका क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो टीचर ऑटोमेटिकली वो डाउन होते हैं और लेवल 2 पे आते हैं और लेवल 2 के क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप कह सकते हैं मिडिल लेवल क्वेश्चन है, जो ना तो ज्यादा हार्ड है और ना तो ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ठीक है, यहाँ पे आपका वाइवा फिनिश माना जाता है। यदि आपने इसका भी आंसर नहीं दे पाया
तो लास्ट लेवल, थर्ड लेवल पे वो आते हैं, यानी सबसे लो लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि लो लेवल क्वेश्चन का भी आंसर आपने दे दिया तो भी आपका वाइवा कंप्लीट माना जाता है। लेकिन आपने यदि इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाया जो लो लेवल स्टैंडर्ड का है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो फेल कर सकते हैं और फेल कर देते हैं जनरली। तो आपको ये लो लेवल क्वेश्चन यानी बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे आपसे ये पूछा गया है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ। अब आप डीबी का फुल फॉर्म नहीं बताते हैं तो क्या करना चाहिए? आप सपोज कीजिए आप खुद टीचर होंगे तो क्या करेंगे? किसी से पूछा गया एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताओ, ओडीबीसी का फुल फॉर्म बताओ, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म बताओ। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म आप नहीं बता पाते हो तो क्या करेंगे? फेल करेंगे। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि सी लैंग्वेज में 2 नंबर का सम करके बताइए। अब वो स्टूडेंट सी लैंग्वेज में 2 नंबर के सम नहीं कर पाता है तो क्या करना चाहिए? आप बताओ। आप टीचर होते तो क्या करते? उसको फेल करते। तो ये देखिए कि आपको कम से कम, ठीक है आप इग्नू के स्टूडेंट है, आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, तो कम से कम फंडामेंटल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो जनरली जो टीचर की साइकोलॉजी होती है वो इस तरह से काम करता है कि ठीक है आपने जैसे प्रोजेक्ट हैवी बना रखा है तो वो हैवी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो बीच में 1-2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल वो इजी लेवल या फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर करना चाहिए। यदि आप वो नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो आपको पता है क्या होगा। चलिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे वो जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार आपसे कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, यानी आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कई बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल कोडिंग उसने खुद किया है, वो कोड तैयार करके वो गए हैं कि चलो आज मेरे से जो भी पूछा जाएगा वो बताने के लिए बिल्कुल तैयार था। बट ऐसा भी हुआ है कि उनसे सिर्फ उनका नाम पूछा गया, एड्रेस पूछा गया और वापस आ गए। तो ऐसे भी होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल, सबसे पहली बात तो आपको नर्वस नहीं होना है और आपको ये मानना है कि जो सामने टीचर बैठा हुआ है वो हमारे सब्जेक्ट के है ही नहीं, सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज उनको है, उतना नॉलेज आपके पास भी है और आपको वाइवा देना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप ऐसा मान के चलिए। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है आंसर, जैसे सपोज उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आता है, तो आप उसको रिफ्यूज कर दो इमीडिएटली कि सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। क्यों? क्योंकि आपने यदि किसी भी तरह से, हम लोग कई बार स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो नहीं भी आता है फिर भी वो गलत आंसर किसी तरह से बोलने की कोशिश, हाँ बिल्कुल, यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वो टॉपिक नहीं पता है लेकिन फिर भी आप इधर उधर कुछ भी कनेक्टिविटी करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता है क्या होता है, इसमें आपका टाइम लेप्स होता है। और जो टाइम लेप्स होता है तो क्या करते हैं, बाद में आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं वो पूछते भी नहीं है, वो वहीं पर आपको लेप्स कर देते हैं, आपका जो वाइवा है कंप्लीट कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, टाइम भी आपको बचाना है। यानी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो गलत आंसर दे के नहीं आ रहा है तो अपना टाइम खराब मत कीजिए, उनसे फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि सर दूसरा क्वेश्चन पूछिए, तो जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन भी वो पूछते हैं, यानी पर्सनल लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको वहां पर भी बहुत सावधानी से आंसर देना चाहिए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स चिढ़ जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए, या सिंपल बड़े प्यार से रिफ्यूज कर देना चाहिए कि सर पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। अब आप लोगों ने गाइड दिया, गाइड का डिटेल सबमिट किया होगा, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइड को आप कैसे जानते हो, तो ये भी आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना है गाइड आपके साथ आपका कोई रिलेशन है, जनरली आपको बताना है कि टीचर है या वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो आप लोगों ने जो गाइड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। फ्रंट एंड बैक एंड क्या आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है, ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना जो एक क्वेश्चन पूछ के भी वापस भेज देते हैं। जैसे कई बार नाम पूछ लेते हैं, फ्रंट एंड क्या है बैक एंड क्या है, भेज दिया उन्होंने वापस। ये पूछ लेते हैं आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या है, यानी आपने सबसे ज्यादा काम क्या किया है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आपके प्रोजेक्ट में टेबल्स कितने हैं, यानी जो आपने टेबल बनाया होगा ईआरडी में रिलेशनशिप किया होगा। जो लैंग्वेज में आपने बनाया है, जैसे आपने सी शार्प बनाया है या जावा बनाया है, तो पूछ लेते हैं उसका फीचर्स क्या है। मैं एक चीज और डिस्कस कर लूं कि कई बार हम लोग फीचर्स बताते हैं, जैसे आपने सी शार्प का फीचर्स बताया तो आप उसको जावा से कंपेयर करके बताते हो, या जावा के फीचर्स बताते हो तो पाइथन से कंपेयर करते हो किसी और लैंग्वेज से। तो याद रखिए कि ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगला क्वेश्चन वो पूछ दे। तो आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टॉपिक पूछा जाए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या क्लाइंट प्लेटफॉर्म पे यूज होगा, अभी यूज हो रहा है,
या यूज हो सकता है, मतलब रियल लाइफ जब इस सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो आप क्या क्लाइंट प्लेटफॉर्म पे यूज होने लायक है, तो आपको इसका भी आंसर बड़े सावधानी से देना चाहिए। यदि आपने बनाया है उस लेवल का तो बोलना चाहिए कि ठीक है, या नहीं तो बोलना चाहिए कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, लिटिल मॉडिफिकेशन के बाद ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेबल होगा, या ठीक है अभी प्रेजेंटली नहीं है बट इन फ्यूचर हो सकता है। इस तरह के आंसर आपको देने चाहिए। ठीक है, आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट में पास है, कितने सब्जेक्ट में फेल है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। जो भी आपका पेपर होगा, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन बैठे होते हैं, आपका रोल नंबर भी उनके पास होता है, इनरोलमेंट नंबर एंटर करके उन्होंने देख लिया और आपने झूठ बोला, सपोज आप 10 पेपर में फेल है और आपने कहा कि सिर्फ मैं 2 पेपर में फेल हूँ, देख लिया तो निगेटिव जाता है आपका। तो ये ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और बाकी मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए वो सारे टॉपिक को स्टडी करके जाइए, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग प्रिपेयर कीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चंस पूछना होता है, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जो भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके।